स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 के चैप्टर 2 जो कि ट्रांसफार्मर है। उसके वर्किंग प्रिंसिपल का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे। उस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर। तो एक ट्रांसफार्मर को आइडियल कब कहेंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी आइडियल इफ़ दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मतलब एक अगर ट्रांसफार्मर है उसको आइडियल तभी करेंगे जो उनमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। पहला पॉइंट है हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर नेग्लिजिबल। तो हम बात करेंगे कि हमने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग पाए जाते हैं। तो एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो हमने बताया था प्राइमरी उसे कहते हैं जहाँ सोर्स कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी उसे कहते हैं जहाँ लोड कनेक्ट करते हैं। तो वाइंडिंग का मीन्स कॉइल ऑफ कॉइल मतलब हमने बताया था सिंपली कि आरएल कम्युनिकेशन। तो ये कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर आइडियल तभी कहलाएगा जब उस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल मतलब जीरो होगी। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य के बराबर होगी। नेक्स्ट नंबर 2 है, द परमिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक कोर मटेरियल शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो हम लोग कोर मटेरियल यूज़ करेंगे मतलब उसकी जो परमिबिलिटी होती है वो कितना होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू इन्फाइनाइट होना चाहिए। तो हमने बताया था कि परमिबिलिटी क्या डिसाइड करता है, परमिबिलिटी ये डिसाइड करता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो कितनी ईजी वे में मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा। तो इनका कहने का मतलब कि जो भी मैग्नेटिक कोर का मटेरियल होना चाहिए वो कितने इन्फिनाइट के इक्वल होना चाहिए। नंबर 3 में क्या है, द लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज इंडक्टेंस आर इक्वल टू जीरो। द इंटायर फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द मैग्नेटिक कोर एंड लिंक्स बोथ द वाइंडिंग। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि द लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज इंडक्टेंस आर इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब हमने बताया था कि जो फ्लक्स डेवलप होता है किसके कारण होता है, जब हम लोग प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तो हमने बताया था कि करंट फ्लो होने के कारण वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जो कि फ्लक्स को क्या करके प्रोड्यूस करेगा। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा का पूरा कोर का पाथ है कॉइल 1 से लेकर कॉइल 2 तक, उस पाथ में सर्कुलेट हो रहा है। इस पॉइंट कहने का मतलब, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि देयर इज नो लीकेज फ्लक्स एंड नो लीकेज, और उस फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस होने वाले इंडक्टेंस, तो हमने अभी सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट का जब फार्मूला निकलवाया था तो आपको बताया था कि L इज इक्वल टू N5/I होता है। तो अगर लीकेज फ्लक्स जीरो होगा तो लीकेज इंडक्टेंस जीरो होगा। कहने मतलब तो ऐसा नहीं है, आपको बताया कि कोई भी चीज़ जितना जनरेट होती है उतना, मतलब कोई भी चीज़ जितना इनपुट दिया जाता है उतना आउटपुट नहीं होता। कहने मतलब जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो पूरा का पूरा कोर पाथ के थ्रू फ्लो नहीं होगा, मतलब पास नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक हो जाते हैं, लेकिन आइडियल केस में इसको कहेंगे कि देयर इज नो लीकेज फ्लक्स। So the entire flux is confined to the magnetic pole and link both windings. नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे, देयर आर नो लॉसेस ड्यू टू वाइंडिंग एंड मैग्नेटिक कोर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं होगा वाइंडिंग और मैग्नेटिक कोर के कारण। इट मीन्स द एफिशिएंसी एट दैट टाइम 100%। तो अगर किसी भी मशीन में अगर लॉसेस जीरो होते हैं तो उस मशीन का क्या होता है, उस मशीन की एफिशिएंसी 100% होती है। तो ट्रांसफार्मर किस टाइप का मशीन है, आपको शुरू में ही इसके वर्किंग प्रिंसिपल में बताया गया था कि ये होता है आपका स्टैटिक मशीन होता है। नेक्स्ट आपका EMF इक्वेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये 4 पॉइंट हमारे होते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर ये 4 पॉइंट पाए जा रहे हैं किसी ट्रांसफार्मर तो आइडियल का है। देखिए कुछ भी आइडियल सारी इमेजिनेशन पॉइंट है, मतलब अगर होगा तो आइडियल कहलाएगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कोई
आइडियल होता नहीं, ये प्रॉपर्टी होने के कारण वो आइडियल कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इस ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमें बताएंगे कि ईएमएफ इंड्यूस कब होता है। तो हमने बताया था ईएमएफ दो बार इंड्यूस होता है, एक प्राइमरी साइड में एक सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जिसको ई1 से डिनोट करते हैं, और सेकेंडरी साइड में इंड्यूस वाले ईएमएफ को म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ जिसको ई2 से डिनोट करते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, तो यहाँ पे समझेंगे, आपको कई बार बताया गया, वर्किंग फिर से समझेंगे। When we applied an AC voltage V1 to the primary winding of a single phase transformer, that a flux produce of AC circuit, वो क्या करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करता है AC सर्किट एट एनी टाइम द एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लक्स क्या होगा। तो हमने बताया कि जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर हम AC सप्लाई देते थे। AC सप्लाई के कारण उस वाइंडिंग में फ्लो करने वाला करंट क्या होता है, AC होता है। तो उस AC सप्लाई से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स का भी नेचर क्या होता है, AC होता है। तो किसी भी AC क्वांटिटी का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इक्वेशन हम लोग इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लक्स के लिए बात करें तो फ्लक्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे फाई इक्वल टू 5 मैक्स साइन ओमेगा टी। तो 5 मैक्स क्या हो, उस फ्लो करने वाले, उस सर्कुलेट करने वाले फ्लक्स जो कि कॉइल 1 और कॉइल 2 को लिंक कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे कहेंगे बाय द सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ E1 इज इंड्यूस। यहाँ पर बताया था सेल्फ इंडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ को E1 से डिनोट किया गया, और म्यूचुअल इंडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ को E2 से डिनोट किया गया था। अब हम बात करेंगे कि बाय द फैराडे लॉ वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। E इक्वल टू कहता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये जो फ्लक्स की इंस्टेंट वैल्यू है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसी को ले जा करके हम पुट कर देंगे, क्या है इंस्टेंट वैल्यू, फाई इक्वल टू 5 मैक्स साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे रख देंगे, तो E इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी ब्रैकेट में 5 मैक्स साइन ओमेगा टी होता है। तो नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस एन 5 मैक्स डी बाई डी टी ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमको साइन ओमेगा टी को टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा एन 5 मैक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो जब हम इसको साइन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस ओमेगा एन 5 मैक्स साइन ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो जब साइन को हम ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा ओमेगा एन 5 मैक्स ओमेगा एन 5 मैक्स इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अब बात करेंगे कि इन द अबव एक्सप्रेशन द मैक्सिमम। तो ये जो एक्सप्रेशन वो किसका है, मेरा इंड्यूस होने वाले ईएमएफ का है। तो इस ईएमएफ में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ईएमएफ का, वो किसके बराबर होगा, ओमेगा एन 5 मैक्स के बराबर। ये मिलेगा कब, इसको हमको पता है कि साइन मैक्सिमम वैल्यू कब कितने मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। तो जब साइन को हम लोग इस डाटा से रिप्लेस करेंगे कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस इंस्टेंट पे मिलने वाला जो फ्लक्स होगा ईएमएफ होगा उसी को मैक्सिमम करेंगे। तो वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगा, ओमेगा एन 5 मैक्स के बराबर आएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग इस ईएमएफ इक्वेशन को लिख सकेंगे कि क्या, E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब बात करेंगे द ईएमएफ इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन आरएमएस फॉर्म। तो जो ईएमएफ इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर का, उसको हम आरएमएस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आरएमएस फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आरएमएस वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या होता है, साइनोसाइडल के लिए क्या होता है, ई मैक्स बाई रूट 2 होता है। क्लियर है सभी को। तो इस तरह से ई मैक्स की वैल्यू रख देंगे, तो ई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एन 5 मैक्स, ओमेगा एन 5 मैक्स हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू होती है, हम जानते हैं 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इंटू एन इंटू 5 मैक्स बाई रूट 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई कांस्टेंट है और बाई रूट 2 कांस्टेंट है, तो जब उसको हम डिवाइड करेंगे 2 पाई बाई रूट 2 तो उसकी वैल्यू आएगी 4.44 एफ एन 5 मैक्स। तो इस तरह से मिलने वाले इक्वेशन को ही ईएमएफ इक्वेशन कहते हैं ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो लिखा द अबव एक्सप्रेशन इज नोन एज अ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एक
तो E इक्वल टू 4.44 एफ एन 5x। तो ये होता है EMF इक्वेशन। अब बात करेंगे कि हमारा जो इंड्यूस होने वाले EMF हमने बताया दो है, ट्रांसफार्मर, एक सेल्फ एक म्यूचुअल। तो सेल्फ वाले को E1 से और म्यूचुअल वाले को E2 से डिनोट करें। तो दोनों में क्या चेंज हो रहा है ये ध्यान रखेंगे। हमने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर जिस पिछले लास्ट वीडियो में वर्किंग में बात किया था कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। वन सर्किट मतलब फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक, विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी, ये कंडीशन था। तो कहने का मतलब प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी दोनों के लिए सेम होगी, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लक्स का। तो फ्लक्स हमने बताया कि जो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, वो लिंक करता है दोनों कॉइल को, मतलब कॉइल 1 और कॉइल 2 के लिए, यानी कि दोनों के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। अब बात करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स का। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी साइड में हमने डिनोट किया था फिगर लास्ट वीडियो के वर्किंग प्रिंसिपल में, जब ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया था, डिनोट करते हैं N1 से, और सेकेंडरी साइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको डिनोट करते हैं N2 से। तो इसी तरह से हम ध्यान रखते हुए जब हम लोग लिखेंगे तो कहने मतलब F और 5x में कोई चेंज नहीं करेंगे, जो चेंज होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स में होगा। तो जब हम लोग सेल्फ इंड्यूस EMF इक्वेशन लिखेंगे, जब सेल्फ इंड्यूस EMF इक्वेशन मतलब प्राइमरी साइड के लिए इक्वेशन लिखेंगे E1 के लिए, तो हमारा EMF इक्वेशन हो जाएगा 4.44 F N1 5x। तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में फॉर प्राइमरी कॉइल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी तरह म्यूचुअल इंड्यूस EMF जिसको हम लोग सेकेंडरी EMF जिसको E2 से डिनोट करते हैं, हमने बताया कि F और 5x में कोई चेंज नहीं है वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल में ये बताया गया कि एक जो फ्लक्स प्राइमरी से प्रोड्यूस होगा वही प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को लिंक करेगा। प्राइमरी से प्रोड्यूस होने वाले फ्लक्स प्राइमरी सेकेंडरी को लिंक करेगा, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू दोनों कॉइल और वर्किंग प्रिंसिपल में बताया गया था जो एनर्जी ट्रांसफर होता है विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि चेंज फ्रिक्वेंसी में कुछ चेंज नहीं होना है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। तो इन दोनों की वैल्यू सेम रखते हुए ध्यान रखेंगे कि जो सेकेंडरी का कॉइल है उसको N2 से रिप्लेस। यहाँ पे जब सेकेंडरी के लिए EMF इक्वेशन N2 को लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4.44 F N2 5x फॉर सेकेंडरी कॉइल। By the above expression, we can say that the induced EMF is depend on the number of turns of the primary winding। तो इस तरह से अगर हम ध्यान दें E1 और E2 को, तो E1 और E2 में 4.44 कांस्टेंट वैल्यू है, F भी कांस्टेंट है और 5x भी कांस्टेंट है। 4.44 कांस्टेंट है, एक हमने बताया विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्राइमरी टू सेकेंडरी, और फ्लक्स हमने बताया दोनों के लिए सेम होती है। यानी कि अगर हम बात करें 4.44 F और 5x कांस्टेंट के तो चेंज EMF चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, N1 और N2 के रिस्पेक्ट में। यानी कि मतलब अगर जो प्राइमरी साइड का EMF इंड्यूस हो रहा है या सेकेंडरी साइड का जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हमको समझना है कि किसी सिंगल क्रिस्टल में इंड्यूस होने वाला जो वोल्टेज होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पे किस तरह डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो EMF बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स घटेंगे तो EMF घटेगा। तो इस तरह से अगर हम प्राइमरी साइड के इंड्यूस होने वाली वोल्टेज E1 की इक्वेशन 1 मान लें और सेकेंडरी साइड के इंड्यूस होने वाले इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 माने, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, E1 माइनस E1 बाई E2। इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बाई E2। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में हो जाएगा आपको हमने बताया जो कांस्टेंट टर्म है 4.44 F और 5x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो राइट साइड में क्या बचेगा N1 बाई N2, यानी कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो जो E1 बाई E2 है तो इसको EMF रेशियो कहते हैं, और जो N1 बाई N2 इसको टर्न रेशियो कहते हैं। और नेक्स्ट टर्म आता है मेरा EMF पर टर्न। तो EMF पर टर्न क्या होता है,
जब इसी रेशियो को क्रॉस कर देते हैं, मतलब E1/N1 कर देते हैं और E2/N2 कर देते हैं, तो E1/N1 हो या E2/N2 हो, तो इस रेशियो को हम लोग कहते हैं EMF पर टर्न। तो कहने का मतलब जब हम इक्वेशन को यहाँ पे रीअरेंज करते हैं लिखते तो जाएगा E1/N1 = E2/N2। तो इस तरह से अगर हम समझना चाहें कि जो EMF पर टर्न का रेशियो प्राइमरी के लिए हो या सेकेंडरी के लिए हो, वो दोनों सेम है, क्योंकि आप खुद यहाँ पे क्रॉस करके देख रहे हैं E1/N2 इक्वल टू लगा रहे हैं दोनों के बीच में कि E2/N2। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग EMF पर टर्न कहते हैं, सॉरी EMF पर टर्न पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया भी गया द रेशियो इज नोन एज EMF पर टर्न एंड इट इज इक्वल फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर efficiency of ideal transformer in case of ideal efficiency of ideal transformer is 100%. It means इनपुट के वी इक्वल टू आउटपुट के वी। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, जिस केस में क्या होता है कि लॉसेस 0 होते हैं और एफिशिएंसी 100%। एफिशिएंसी 100 का मतलब है कि जितना इनपुट दे रहे उतना आउटपुट मिल रहा है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमने बताया कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में मेजर की जाती है, केवीए में, जिसको प्रिंट करते हैं। इसके हिसाब से समझेंगे कि इनपुट केवीए जो होगा वो आउटपुट केवीए के बराबर होगा। तो केवीए रेटिंग को हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, V/I करके। तो V इनपुट के लिए V/I क्या जाएगा, यानी कि प्राइमरी का, तो प्राइमरी का V/I यानी कि V1/I1, और सेकेंडरी के लिए क्या जाएगा V2/I2। तो जब इसी रेशियो को इक्वल करेंगे तो इसको जब हम रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा V1/V2 = I2/I1। तो ये वोल्टेज रेशियो कहलाता है और करंट रेशियो कहलाता है। तो इस तरह से जब सारे रेशियो को एक साथ इक्वेट करेंगे तो E1/E2 = V1/V2 = N1/N2 = I2/I1 हो जाएगा। तो इस तरह से जब रेशियोज को देखेंगे तो सारे रेशियो 1/2 के फॉर्म में, मतलब E1/V2 है, V1/V2 है और N1/N2 है, लेकिन जो करंट का रेशियो वो अपोजिट है, वो I2/I1। तो ध्यान रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि सारे रेशियो एक फॉर्मेट है, लेकिन करंट का रेशियो जस्ट उसके अपोजिट फॉर्मेट में होगा। तो अगर हम E1/E2 N1/N2 या V1/V2 करें तो करंट का रेशियो क्या लिखेंगे, I2/I1। अगर हम यही रेशियो E2/E1 N2/N1 V2/V1 लिख रहे हैं तो करंट का रेशियो क्या लिखेंगे, I1/I2। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इस तरह से जो रेशियो होते हैं ट्रांसफार्मर को, उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। जी रेशियो इज नोन एज ए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। जो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे और वर्किंग के बेसिस पे होते हैं। तो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में कंस्ट्रक्शन के बेस पे दो होते हैं, एक होता है कोर ट्रांसफार्मर, एक होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर ट्रांसफार्मर जनरली आपको सिटीज़ में दिख जाएंगे, जो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, जो कि हर मोहल्ले गली के बाहर नॉर्मली आपको जो है अभी थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप। लेकिन जो सेल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं वो अक्सर गाँव में देखने मिलते, जो और पिछड़े इलाके के गांव हैं, अब तो वहाँ पे भी कुछ थोड़े चेंजेज आ रहे हैं, लेकिन जो पिछले इलाके गाँव है वहाँ पे आपको सेल टाइप के सर्कुलर शेप का 1 से 1.5 फीट के लगभग या 2 फीट के लगभग का होता है, 1.5 से 2 फीट का होता है, सर्कुलर शेप का पोल पे लगा रहता है, उसको सेल टाइप का। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है नहीं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हमने बताया का जो कंस्ट्रक्शन है वो जो ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन वो 2 तरीके से, एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें बता दिया, जो कि जनरली आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि 2 टाइप के होते हैं बेसिस पर, जो कि हो सके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि कंस्ट्रक्शन बेस पे कितने टाइप के होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे ट्रांसफार्मर के 2 टाइप होते हैं, एक को कहते हैं
कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक को कहते हैं सेल टाइप। तो हमने बताया जो जनरली आप लोग सिटीज़ में देख रहे हैं जो रेक्टेंगुलर शेप के हैं वो आपके कोर हैं, बाकी गांव में जो एक सर्कुलर शेप का होता है उसी को सेल टाइप का कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।